नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान की वनस्पति के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि राजस्थान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और कितना कितना क्षेत्रफल होता है और कितना प्रतिशत होता है, सब कुछ इसके अंदर पढ़ेंगे। और ये सारी जानकारी हम नवीनतम जो वन रिपोर्ट है 2019 उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है और कौन सा कानून है, कब बनाया गया था, कब घोषित हुआ था, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान में वनस्पति संबंधित विभाग कौन सा है और कब की शुरुआत हुई थी। देखिए, ब्रिटिश काल में 1954 में लॉर्ड डलहौजी ने वन विभाग की स्थापना की। सबसे पहले ब्रिटिश काल में 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा 54 में और 54-55 में यहाँ पहला प्रयास किया गया वन विभाग की स्थापना करने का। और भारत में पहली वन नीति जो बनी थी वो 1894 में बनाई गई। सबसे पहला प्रयास कब हुआ? 1854-55 में हुआ। पहली वन नीति कब बनी? 1894 में बनी। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वनों के विकास हेतु पहली योजना 1910 में आई और वो कहाँ आई? जोधपुर रियासत में ने बनाई। राजस्थान में वनों के विकास हेतु पहली योजना 1910 में जोधपुर रियासत ने बनाई। सबसे पहले कानून राजस्थान में प्रथम वन कानून 1935 में लागू हुआ और किसके द्वारा लागू किया गया? अलवर रियासत के द्वारा लागू किया गया। तो सबसे पहले वन योजना, जो पहली वन योजना बनी थी वो 1910 में बनी थी जोधपुर के द्वारा, और वन कानून लागू हुआ वो 1935 में अलवर रियासत के द्वारा लागू किया गया। अगर हम भारत की बात करें तो सबसे पहले स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित की गई। सबसे पहली स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब लागू की गई? 1952 में। और वैसे भारत की पहली वन नीति कब लागू की गई? 1894 में। भारत की पहली वन नीति 1894 में, लेकिन स्वतंत्र भारत की अगर पूछे तो 1952 में। और नवीनतम वन नीति, भारत की नवीनतम वन नीति 1988 में। भारत की नवीनतम वन नीति कब आई? 1988 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 में घोषित की गई, जिसके अनुसार क्या बताया गया 1952 के अनुसार कि किसी भी राज्य का 33% जो क्षेत्रफल है वो वन का होना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र का 65% और मैदानी भाग का 20 से 25% वन क्षेत्र होना आवश्यक है। ये है प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार। प्रथम वन नीति 1952 के दिशा निर्देशों अनुसार राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने वन संरक्षण अधिनियम लागू किया, और वो कब किया? 1953 में। वन नीति जब 1952 में बनी तो उसके दिशा निर्देशानुसार राजस्थान ने सबसे पहले, यानी कि प्रथम राज्य राजस्थान ऐसा है जिसने वन संरक्षण अधिनियम 1953 में बनाया, जो कि भारत का पहला राज्य है। और उसके अकॉर्डिंग इस राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम 1953 के अनुसार राजस्थान में वनों को 3 भागों में बांटा: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और क्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो 3 भागों में राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम 1953 के अनुसार राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में: आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। जो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस संविधान संशोधन में वन और वन्य जीवों के विषय को किस में शामिल किया गया? समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में वन और वन्य जीवों से संबंधित जो विषय था उसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। भारत में वन संरक्षण हेतु 1980 में भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 बनाया गया। सबसे पहले भारत में 1980 में बनाया गया, मतलब भारत की अगर बात करें तो भारत ने वन संरक्षण हेतु 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया, और राजस्थान ने 1953 में। सबसे पहले राजस्थान में
इस अधिनियम के तहत 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। 1981 में 1980 जो अधिनियम था, इसी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। और वो कहाँ पर की गई? देहरादून में की गई। देहरादून उत्तराखंड में इसकी स्थापना की गई। भारतीय वन संरक्षण विभाग द्वारा पहली रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी। पहली रिपोर्ट कब जारी की? 1987 में। आप जो आंकड़े पढ़ने वाले हैं, हम वन रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। देखिए, पूरी वन रिपोर्ट जो 2019 है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी 16वीं वन रिपोर्ट जो 2019 है, उसका कंप्लीट वो डाटा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीटली डाटा मिल जाएगा, जिसमें सर्वाधिक वन कौन से ज़िले में है, सबसे कम वन कौन से ज़िले में है, सर्वाधिक प्रतिशत कौन से ज़िले में है, और इस प्रकार से सारे डाटा आपको अगली वीडियो में जो है वो मिल जाएंगे। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में लगभग 32,737 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र दर्ज किया गया। ये आपको एक आंकड़ा याद रखना है कि राजस्थान में रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग कितना वन क्षेत्र है, तो वो है 32,737 वर्ग किलोमीटर। 32,737 वर्ग किलोमीटर। यह वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.57% है, 9.57% है। यानी कि 32,737 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है राजस्थान का, और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.57% है ये। और भारत के वन क्षेत्र की बात करें तो भारत के वन क्षेत्र का 4.28% है। कानूनी स्थिति के अनुसार सरकार ने इन वन क्षेत्रों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया: आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। आप देखिए, आरक्षित वन जो है वो है 12,475 वर्ग किलोमीटर, 12,475। संरक्षित वन 18,217 वर्ग किलोमीटर, और अवर्गीकृत जो वन है वो है 2,045 वर्ग किलोमीटर, 2,045 वर्ग किलोमीटर। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आरक्षित वन की। आरक्षित वन कौन से होते हैं? वे वन जिनके ऊपर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है, यानी इन वनों पर सरकार का पूर्णतः स्वामित्व होता है, और किसी भी प्रकार से इन वनों का दोहन नहीं किया जा सकता, ना ही इसमें से लकड़ियाँ काटने की इजाज़त होती है, ना ही पशुचारण की इजाज़त होती है। यानी कि ये जो वन होते हैं वो पूर्णतः सरकार के अंडर में होते हैं। तो राजस्थान में आरक्षित वनों के रूप में 12,475 यानी कि 12,475 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है वनों का, और ये कुल वन का 38% है। कुल वन का कितने प्रतिशत है? 38% है। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 38% भाग जो है वो इस प्रकार के वन है, यानी कि आरक्षित वन है। सॉरी, संरक्षित नहीं। अब बात करेंगे हम संरक्षित वनों की। संरक्षित वन वो होते हैं जिनकी देखभाल तो सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन कुछ चीज़ों में छूट दी जाती है, जैसे कि इनमें पशुचारण कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियमों के आधार पर। इन वनों की देखभाल सरकार द्वारा की जाती है, और इन वनों के दोहन के लिए सरकार कुछ नियमों के आधार पर छूट देती है। राजस्थान में संरक्षित वन के आधार पर 18,217 वर्ग किलोमीटर वन है, जो कि कुल वनों का 55% है। ये 38% थे आरक्षित वन, संरक्षित वन 55% है। अब बात करते हैं अवर्गीकृत वनों की। तो अवर्गीकृत वन जो हैं वे पेड़ों के काटने और मवेशियों के चराने के लिए पेड़ों को काटने और मवेशियों को चराने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। किसी भी प्रकार का इसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। और यहाँ पर राजस्थान में जो है अवर्गीकृत जो वन है वो है 2,045 वर्ग किलोमीटर, और लगभग ये 6.5% वनों का हिस्सा है। नेक्स्ट, इन वनों में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वन संपदा का दोहन किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर वन संपदा का दोहन करने के लिए छूट दी जाती है। राजस्थान में 2,045
किलोमीटर स्क्वायर तथा 7% क्षेत्र में यानी कि 6.5 या 6.25 के आसपास इसका क्षेत्रफल है, जो लगभग 7% क्षेत्र में वन पाए गए हैं। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में राजस्थान के कैनोपी घनत्व के आधार पर जो वनों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है। कैनोपी आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। कैनोपी का मतलब होता है कि कितना जो वनावरण है, यानी कि वनों के द्वारा इसका आकाश का क्षेत्रफल जो 10% तक दिखाई ना दे। यहाँ पर पहला कैनोपी आधार पर वर्गीकरण जो है उसमें है पहला बहुत सघन वन, जिनका राजस्थान में मात्र 0.02% हिस्सा है। मध्यम रूप से सघन वन 1.27%, खुले वन 3.57%, स्क्रब्ड वन 1.39%, जिनको झाड़ियों के रूप में जाना जाता है। गैर वन क्षेत्र है 93, मतलब जिनमें वन नहीं है वो है 93.75%। अब हम इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। बहुत घने वन, बहुत घने वन का मतलब ऐसे वन जिनका कैनोपी घनत्व 70% से अधिक हो। तो 70% से अधिक कैनोपी घनत्व वाले वन कवर भूमि को बहुत घन वन कहा जाता है। राजस्थान में केवल 77.81 वर्ग किलोमीटर सघन वन है। सघन वनों की संख्या कितनी है? 77.81। इसके बाद मध्यम रूप से घने वन 40 से 70% कैनोपी घनत्व वाले वन जो है वो मध्यम घनत्व वाले वन कहलाते हैं। राजस्थान में इनका जो क्षेत्रफल है वो है 4341 वर्ग किलोमीटर, 4341 वर्ग किलोमीटर। अगर प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पे ये प्रतिशत आएगा लगभग 1.27%। जो प्रतिशत है इनका सघन मध्यम रूप से घने वन जो है उनका जो प्रतिशत है वो होगा 1.27%, 1.27%। उसके बाद तीसरे प्रकार के वन होते हैं खुले वन, जिनमें कैनोपी घनत्व 10 से लेकर के 40% तक होता है और इसको ओपन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और इनका जो क्षेत्रफल है वो है 12,209.80 वर्ग किलोमीटर। और अगर प्रतिशत की बात करें तो इसका प्रतिशत आएगा 3.57%, 3.57%। यदि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि भाई सबसे जो कम वन क्षेत्र है वो है सघन वन क्षेत्र का, यानी कि अत्यंत सघन वन क्षेत्र है, ये सबसे कम है, मात्र कितना है 0.02% है। और खुले वन है वो सर्वाधिक है 3.57% है। अगर हम बात करें स्क्रब्ड वन की, स्क्रब्स फॉरेस्ट मतलब झाड़ी वन। झाड़ी वन वो होते हैं जहाँ पर जो कैनोपी घनत्व वो 10% से भी कम होता है। और इस प्रकार के राजस्थान में 4760.04 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम इसका प्रतिशत में देखें तो 1.39% वनों के हिस्से में से झाड़ी वन है, 1.39%। इसके अलावा जो भूभाग बच जाता है वो कहलाता है गैर वन क्षेत्र। और गैर वन क्षेत्र क्या होते हैं? वन क्षेत्र को छोड़ करके बाकी सारा जो वो भूभाग बच जाता है वो गैर वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यदि कुल वनावरण की बात करें यहाँ पे कि कुल फॉरेस्ट कितना हो गया हमारे राजस्थान में, तो वो हो जाता है 16,629.51 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर। जो सघन मतलब कंप्लीट वन है, कुल वनावरण जो हमारे राजस्थान का है वो है 16,629.51 किलोमीटर। और यदि प्रतिशत में देखें तो अभी बताया था हमने कि कुल क्षेत्रफल का 4.86% है, 4.86% है। अब कुछ विशेष बात करते हैं भारत और राजस्थान के संदर्भ में।
भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है और सबसे कम वन जो है वो हरियाणा में है। भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम वन कहाँ है? हरियाणा में। देश में वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का 9वां स्थान है। वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का 9वां स्थान है। राज्य में सबसे ज़्यादा वन जो है वो कहाँ है? उदयपुर में है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? उदयपुर में है। सबसे कम वन कहाँ है? चूरू में है। और सेकंड नंबर पे हनुमानगढ़ में। और यदि हम सबसे ज़्यादा वनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? उदयपुर में। और दूसरे नंबर पे है बारह में। उदयपुर और बारह में। ये कंप्लीट इसका जो वर्गीकरण है, 4 या 5 जिले, उनका क्षेत्रफल कितना है वनों का, और कितना प्रतिशत है उनका, और कितने प्रतिशत की पिछली रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, राजस्थान की कितनी कमी वृद्धि हुई है, भारत की कितनी कमी वृद्धि हुई है, पर्टिकुलर किसी ज़िले में सर्वाधिक वृद्धि हुई है या फिर सर्वाधिक कमी हुई, ये सारे आंकड़े नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो वो देखने के लिए आप कंटिन्यू चैनल पर विजिट करते रहें। नेक्स्ट बात करते हैं हम केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। ये जो हमारा वनों से संबंधित जो है, ये केंद्रीय मंत्रालय जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके अधीन आता है ये। तो अब यहाँ पे वनों के प्रकार, अगर वनस्पति के आधार पर वनों के प्रकार की बात करें तो देखिए, सबसे पहला शुष्क सागवान वन, दूसरा शुष्क पतझड़ वन, तीसरा उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, और चौथा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, और पांचवा है सालर वन। तो ये इस तरीके से हम वनस्पति के आधार पर वनों का वर्गीकरण अगर बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शुष्क सागवान वन। सबसे पहले शुष्क सागवान वन, दूसरा होता है पहला शुष्क सागवान वन, दूसरा है शुष्क पतझड़ वन, इसको शुष्क या मिश्रित पतझड़ वन भी कह सकते हैं इसको, शुष्क पतझड़ वन या फिर मिश्रित पतझड़ वन। उसके बाद है उष्ण कटिबंधीय धोंक वन होते हैं, एक उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन होते हैं, और एक उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो 5 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन जो है उनका प्रतिशत होता है 6 यहाँ पे 7% लिखा हुआ है, तो लगभग 6.86% के आसपास होता है, या यूँ कहे कि 7% भी कहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इन वनों के लिए जो वर्षा है वो 80 से लेकर के 110 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। और ये वन जो है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। तो ये वन दक्षिणी भाग में कौन से? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, बारां आदि जिलों में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये वन बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, और कुल वन का 7% भाग है। इन वनों में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? बरगद, आम, तेंदू, गूलर, महुआ, साल, खैर आदि वृक्ष इसमें मिलते हैं। आगे बात करते हैं हम पतझड़ वनों की। शुष्क पतझड़ वन व मिश्रित, या इसको मिश्रित पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है, ये वन जो है, ये इसके लिए शुष्क, ये अगर ये बात करें शुष्क मानसूनी जो खुले वन होते हैं उनके अंदर शामिल होते हैं ये। तो ये वन उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और बूंदी में मिलते हैं। और इनके लिए जो है वो वर्षा की आवश्यकता होती है 80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, 80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर। और 28% के आसपास, 27-28% के आसपास ये वन पाए जाते हैं। और इन वनों में धोकड़ा, आम, खैर, ढाक, बांस, जामुन, नीम आदि शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, तो ये कांटेदार वन जो है वो ज़्यादातर मरुस्थल भूभाग में पाए जाते हैं। कांटेदार वनस्पति जो है वो कहाँ पाई जाती है? कांटेदार वनस्पति हमेशा मरुस्थलीय भूभाग में पाई जाती है। और हमारे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान जो है वहाँ पर मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर, जालोर, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में यहाँ पे ये शुष्क कांटेदार वन पाए जाते हैं, या उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। इनके लिए वर्षा जो है वो बहुत ही कम आवश्यकता होती है, यानी कि 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा पर भी ये वन आराम से पाए जाते हैं। और इन वनों के लिए ये जो वन है, जो कुल क्षेत्रफल का 65% है, जिसमें बबूल, खेजड़ी, कैर, बेर आदि वृक्ष इसके अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट है
उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये भी पश्चिम राजस्थान यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें अलग अलग लिखनी थी, एक साथ हो गई। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये यहाँ पे है, उसी का इसमें रिपीट हो गया है। तो इसके अंदर क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में ये जो वन है ये ऊपर वाले का लिखा गया है, तो ये आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं उनका क्षेत्रफल हमारे राजस्थान में मात्र 0.39% है, 0.39% है। और ये जो वन है ये पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से तो पता चल रहा है जो कि सदा हरे भरे रहते हैं। तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, खास करके माउंट आबू में। और इनके लिए वर्षा की आवश्यकता 120 से भी अधिक होती है, 120 से अधिक वर्षा, 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता यहाँ पे होती है। और इनका ये जो वन है ये कौन से क्षेत्र में पाए जाएंगे, उदयपुर, सिरोही, ये जो झालावाड़, उदयपुर, सिरोही आदि क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट 5वां जो है वो है उष्ण कटिबंधीय ये है धोक वन, सालर वन या धोक वन। उष्ण कटिबंधीय सालर वन या फिर धोक वन के नाम से इनको जाना जाता है। यहाँ पर राजस्थान में अगर इस प्रकार के वनों की बात करें तो 58.11% का क्षेत्रफल है इन वनों का। और ये जो वन है ये शुष्क पतझड़ी वनों के समान ही होते हैं और ये मोस्टली अरावली पर्वतमाला में फैले हुए हैं। ये जो वन है ये अरावली पर्वतमाला में फैले हुए हैं। और कौन सी जगह की अगर बात करें तो अलवर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर में मिलते हैं। इन वनों से प्राप्त लकड़ी सामान की पैकिंग और फर्नीचर आदि बनाने के काम में आती है। इनके लिए वर्षा की जो मात्रा है वो 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता इनमें होती है। कौन कौन से वृक्ष इसमें पाए जाते हैं, तो सबसे पहले धोकड़ा, सालर, खैर, ढाक, पलास आदि इस के अंदर पाए जाते हैं। और लगभग 58.11% भूभाग पर ये फैले हुए होते हैं। और ये आपको बता दिया कौन कौन से ज़िले में होते हैं। तो इस तरीके से ये 5 प्रकार के वनस्पति हमारे राजस्थान में पाई जाती है। अब कुछ वन संपदा, कुछ विशेष पौधों की और कुछ उत्पादों की बात कर लेते हैं। वनों से संबंधित वन संपदा जो कि राजस्थान की वनस्पति है। सबसे पहले गोंद जो है चौहटन बाड़मेर में सबसे ज़्यादा मिलता है। कदम्ब वृक्ष से गोंद उतारा जाता है। गोंद कहाँ पर सबसे अधिक मिलता है, ये मिलता है चौहटन बाड़मेर। और कदम्ब वृक्ष जो होता है उससे सबसे ज़्यादा गोंद उतारा जाता है। उसके बाद कत्था, खदीर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, जिसको खैर भी कहते हैं। खैर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है और इसका वानस्पतिक नाम एकेसिया कैटेचू है। और ये ज़्यादातर उदयपुर, चित्तौड़, बूंदी और झालावाड़ जिले में मिलते हैं। कत्थे जो कथोड़ी जनजाति है वो कत्थे से संबंधित कार्य करती है, जो कि उदयपुर और झालावाड़ में ज़्यादातर पाई जाती है। उसके बाद है महुआ जो है वो आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। और ये जो महुआ है इससे शराब बनाई जाती है। इसकी पत्ती, फूल, फल और छाल इन सबको मिलाकर के क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। और ये जो है अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं। और इसका नाम जो वनस्पति का नाम है वो है मधुका लोंगोफोसिया। और जो महुए से बनी जो शराब होती है उसको मावड़ी या मोकड़ी कहते हैं। आदिवासियों का कल्प वृक्ष इसे कहा जाता है। आदिवासी जनजाति जो है इसी से बनी शराब का सेवन करते हैं। नेक्स्ट है आंवल या द्रोणपुष्पी। ये जो है ये उदयपुर, पाली, राजसमंद आदि में पाई जाती है। और ये चमड़े को टॉनिंग देने का काम करती है, जिसका निर्यात किया जाता है। यानी कि चमड़ा जो होता है उसको चमकाने का कार्य कौन करता है, यही करता है आंवल। नेक्स्ट हम बात करेंगे खस। जो खस होता है उससे इत्र और शरबत बनाया जाता है। खस का तेल उसकी जड़ों से प्राप्त होता है। खस का जो तेल है वो उसकी जड़ों से प्राप्त होता है। और ज़्यादातर ये भरतपुर, सवाई माधोपुर और करौली में पाए जाते हैं। ये जो आंवल की छाल है इसको झाबुई के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है बांस
तो बांस बांसवाड़ा में, और आदिवासियों का हरा सोना के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। बांस जो है उसको आदिवासियों का हरा सोना भी कहते हैं। उसके बाद है सेवण। सेवण एक प्रकार की पौष्टिक घास होती है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है और ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, और पश्चिमी राजस्थान की गायें इसी के कारण अधिक दूध देती है। यानी कि ये जो सेवण घास होती है ये सर्वाधिक प्रोटीन युक्त होती है और ये दुधारू पशुओं के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। इसका वानस्पतिक नाम लूसीयूरुस सिडिकुस कहलाता है। ये लाठी सीरीज यानी कि जैसलमेर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इसको लिलोण के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से भी जाना जाता है? लिलोण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, जैसलमेर से पोकरण व मोहनगढ़ तक जो लाठी सीरीज है ये कहाँ कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये जैसलमेर से पोकरण, जैसलमेर के पोकरण व हनुमानगढ़ तक पाकिस्तान की सीमा के सारे सारे जो चौड़ी भूगर्भिक पट्टी है, 60 किलोमीटर लंबी पट्टी है जिसको लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। पोकरण, जैसलमेर से पोकरण व मोहनगढ़ तक पाकिस्तान के सहारे सहारे 60 किलोमीटर चौड़ी जो पट्टी है उसी को ही क्या कहते हैं? लाठी सीरीज कहते हैं। अब बात करें अर्जुन वृक्ष की, तो अर्जुन वृक्ष जो है वो टसर मतलब जो टसर जो है, टसर रेशम उसको प्राप्त करने के लिए इस अर्जुन वृक्ष का उपयोग किया जाता है। ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में पाया जाता है और रेशम कीट पालन इस वृक्ष पर ही किया जाता है। यानी कि जो ये टसर रेशम जो उत्पादन किया जाता है उसका कीड़ा जो पाला जाता है, रेशम का कीड़ा, वो अर्जुन वृक्ष पर ही पाला जाता है। सर्वाधिक टसर रेशम का उत्पादन कोटा जिला करता है। सर्वाधिक टसर रेशम का उत्पादन कौन करता है? कोटा जिला करता है। उसके बाद है पचकुटा। कैर, सांगरी, काचरी, कुमट व गुंदा के फल तीन सभी को सुखा करके एक सब्जी बनाई जाती है जिसको पचकुटा के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान में इसका उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। उसके बाद पंचवटी। वड़, आंवला, पीपल, अशोक और विल्म, ये पांचों वृक्ष वर्तमान में सरकार द्वारा पंचवटी योजना के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं। 5 वृक्ष लगाए जा रहे हैं पंचवटी योजना के अंतर्गत। कौन कौन से हैं? बड़, आंवला, पीपल, अशोक और भीलपत्र। इन 5 वृक्षों को सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है। कौन सी योजना के अंतर्गत? पंचवटी योजना के अंतर्गत। राजस्थान में सेवण, लिलोण, मूरत और अंजन घास प्रसिद्ध है। मूरत जो है इसकी जड़ों में माइक्रो राइजा नामक कवक पाया जाता है जो कि फसल को रोगों से बचाता है। माइक्रो राइजा नामक कवक पाया जाता है जो कि फसल को रोगों से बचाता है। धामण घास जो है, जो ट्राइडॉक्स के नाम जानी जाती है, मधुमेह को दूर करने में बेहतरीन दवा है। धामण घास का उपयोग मधुमेह रोगियों के को रोगी दवा के रूप में करते हैं। एक होती है कांग्रेस घास जिसको गाजर घास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अमेरिका से आयात गेहूं के साथ ही इस खरपतवार के बीज भारत में आए और ये जयपुर जिले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो कि चर्म रोग और अस्थमा की वाहक है। देखिए गाजर घास जो है ये अमेरिका से जब गेहूं भारत में आए थे तो उनके साथ जो गेहूं के अंदर जो खरपतवार के बीज रह जाते हैं तो उन्हीं बीजों के साथ ये भारत में आई और ये जयपुर जिले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और ये जो गाजर घास है ये चर्म रोग और अस्थमा की वाहक है, यानी कि इससे चर्म रोग और अस्थमा की शिकायत ज़्यादा होती है। रेगिस्तान वन रोपण व भू संरक्षण केंद्र जोधपुर में स्थित है। रेगिस्तान वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। प्रत्येक बच्चा एक पेड़, प्रत्येक बच्चा एक पेड़ का जो लक्ष्य है वो स्कूली कार्यक्रम में छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया? छठी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या चीज़ चलाई गई? एक बच्चा एक पेड़, प्रत्येक बच्चा एक पेड़ लगाए। राज्य में जीवों की रक्षार्थ पहला बलिदान। देखिए जीवों और पेड़ों के की संरक्षण हेतु काफ़ी बलिदान हुए जिनको हम अच्छी तरह से अभी भी हमें याद रखते हम। तो सबसे पहला जीवों की रक्षार्थ हेतु पहला बलिदान जो दिया था वो 1604 ईस्वी में जोधपुर रियासत के ही रमसड़ी गांव के कर्मा व गोरा नामक व्यक्ति द्वारा दिया गया था। 1604 में कर्मा व गोरा नामक 2 व्यक्तियों द्वारा दिया गया था। गांव कौन सा था? समसड़ी, जोधपुर रियासत का गांव था। दूसरा, खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए अमृता देवी ने बलिदान दिया था जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम खेजड़ी वृक्ष की बात कर लेते हैं। खेजड़ी वृक्ष या समी वृक्ष
इसे रेगिस्तान का कल्पवृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस किस कौन से उपनाम से जाना जाता है खेजड़ी वृक्ष को? तो खेजड़ी वृक्ष को किस नाम से उपनाम से जाना जाता है? राजस्थान का रेगिस्तान का कल्पवृक्ष, रेगिस्तान के कल्पवृक्ष के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा इसको समी के नाम से भी जाना जाता है। इसको राजस्थानी में इसको सिमोल के नाम से भी, सीमलो के नाम से भी जाना जाता है, और जाटी भी इसको कहते हैं। और इसको राजस्थान रेगिस्तान का कल्पवृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी फलियां जो होती है, इनकी फलियों को सांगरी कहते हैं, जिनको सुखाने के बाद सब्जी पंचकुटा के रूप में इसकी सब्जी का प्रयोग किया जाता है। पंचकुटे में इसको मिलाया जाता है। और इसकी पत्तियों को लूम या फिर लूंग कहा जाता है, हमारी तरफ उसको लूंग बोलते हैं, और लूम कहा जाता है, जो कि हरे चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती है। जो खेजड़ी वृक्ष है उसका वनस्पतिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। इसका उपनाम क्या बताया था? कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव, थार का कल्प वृक्ष आदि इसके उपनाम है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव, थाल का कल्प वृक्ष। और खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस दिन की जाती है? तो दशहरे के दिन, दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष का पूजन किया जाता है। खेजड़ी जो वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे गोगा जी और जुझार जी बाबा के मंदिर या स्थान होते हैं। तो पूछा जा सकता है कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे किस देवता के स्थान होते हैं? तो वो गोगा जी या जुझार जी का स्थान होता है। खेजड़ी वृक्ष को पंजाबी और हरियाणवी में जाटी और तमिल में पेय में, देखिए जाटी कहाँ बोलते हैं? हमारी तरफ भी इसको जाटी बोलते हैं खेजड़ी को। तो खेजड़ी वृक्ष को पंजाबी और हरियाणवी में क्या बोलते हैं? जाटी बोलते हैं। तमिल भाषा में इसको क्या बोलते हैं? पेय में बोलते हैं। कन्नड़ भाषा में बना बनी बोलते हैं। सिंधी भाषा में छोकड़ा बोलते हैं। विष्णुवी संप्रदाय के लोगों द्वारा इसे समी बोला जाता है। और स्थानीय भाषा में इसको सीमलो भी कहा जाता है। ये जो खेजड़ी है, ये हमारा राष्ट्रीय जो हमारा राजस्थान का राज्य वृक्ष है। खेजड़ी हमारा राजस्थान का राज्य वृक्ष है, और रोहिड़ा हमारे राजस्थान का राज्य पुष्प है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी कब घोषित किया गया इसको? तो 1983 में इसको राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। और 12 सितंबर को प्रतिवर्ष खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। सबसे पहले 12 सितंबर 1978 को खेजड़ी दिवस मनाया गया था। 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। और सबसे पहले कब मनाया गया था? 1978 को बनाया गया था। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार, अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई थी। सबसे पहला अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार जो मिला था वो पाली जिले के गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। और पूरे विश्व में केवल एकमात्र वृक्ष मेला जो भरता है वो राजस्थान में भरता है। और वो कौन से स्थान पर भरता है? खेजड़ली नामक स्थान पर भरता है। खेजड़ली में 1730 ईस्वी में जोधपुर के राजा अभय सिंह के समय की बात है। ये 1730 ईस्वी में कब की बात है? उस समय जोधपुर के जो महाराजा थे वो कौन थे? अभय सिंह थे। और उस समय की बात है, अभय सिंह ने लकड़ियों के लिए, वनों को काटने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। तो उस समय अमृता देवी जो थी, अमृता देवी बिश्नोई, इन्होंने उन 363 नर और नारियों सहित 363 महिला और पुरुषों के साथ इस समी वृक्ष को बचाने के लिए अपने प्राणों का आहुति दे दी। यहाँ पर देखिए 363 लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे इस वृक्ष को बचाने के लिए। और ये कब की बात है? ये 1730 की बात है। कितने लोग थे? 363। उस समय जोधपुर रियासत के राजा कौन थे? तो उस समय जोधपुर रियासत के राजा थे अभय सिंह, राजा अभय सिंह। इस उपलक्ष्य में अब ये उस दिन इनका बलिदान उन्होंने दिया था। तो इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला यहाँ पे भरता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु 1994 में अमृता देवी की स्मृति में पर्यावरण पुरस्कार प्रारंभ किया गया, जिसका नाम था, क्या था? अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार। राजस्थान की क्षारीय लवणीय मृदा पर इमली का वृक्ष
अधिक वृद्धि करते हुए अच्छी उपज दे सकता है। एक शब्द आता है ओरण। ओरण क्या होता है? धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट व वन कटाई निषेध क्षेत्र ओरण कहलाता है। यानी कि किसी भी धार्मिक स्थलों से जुड़ा हुआ ऐसा क्षेत्र जहाँ पर शिकार और वनों की कटाई के ऊपर प्रतिबंध होता है तो वो क्या कहलाता है? ओरण कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं। वराहमिहिर के अनुसार जब कैर एवं समी वृक्षों पर फूलों में असामान्य वृद्धि हो तो उस वृक्ष दुर्भिक्ष होता है। राज्य में अर्जुन वृक्ष लगाने का उद्देश्य टसर रेशम तैयार करना है। मरु प्रदेश में सड़कों के किनारे पर वृक्षारोपण में इजरायली बबूल वृक्ष प्रजातियों के सर्वाधिक रोपण किया गया। देश का प्रथम राष्ट्रीय मरु वनस्पतिक उद्यान माचे सफारी जोधपुर में स्थित है। घास के मैदान या चारागाह को स्थानीय भाषा में बीड़ कहते हैं और बीकानेर, चूरू, जोधपुर, सीकर और झुंझुनू आदि में ये बीड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर कुछ और वनस्पति की बात कर ले हम थोड़ी सी, तो उसमें आता है एक बूर। बूर एक सुगंधित घास होती है जो कि बीकानेर और चूरू में पाई जाती है। बूर बूर एक यहाँ पे हमारे राजस्थान में सर्वाधिक अभी बोया जा रहा है बायोडीजल के लिए, वो है जोजोबा होहोबा। जोजोबा होहोबा, ये जोजोबा होहोबा जो है ये बायोडीजल युक्त, इसके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑयल निकलता है जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है। और ये जोजोबा होहोबा है ये रेगिस्तानी पौधा है जिसको इजराइल से भारत लाया गया था। एक प्रकार की घास और होती है मोथा घास जिसको जो कि भरतपुर में पाई जाती है, जिसे कातिल घास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ वनस्पतियों के बारे में हमने पढ़ा। एक रोहिड़ा और हम देख लेते हैं थोड़ा सा रोहिड़ा के बारे में भी। रोहिड़ा जो है वो हमारा राज्य पुष्प है। रोहिड़ा जिसका रंग हिरमिच रंग होता है। हिरमिच का मतलब होता है केसरिया, लाल, पीला और नारंगी। हिरमिच हिरमिच केसरिया, लाल, पीला और नारंगी, ये हमारा राज्य पुष्प है और इसको 1989 में राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान भी कहते हैं, मारवाड़ तीक के नाम से भी जाना जाता है और इसको राजस्थान की मरु शोभा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमने कुछ राजस्थान की वनस्पति के बारे में बात की। काफ़ी सारी चीज़ें हमने जो ये बातें की है ये सारी उन दो जो वन रिपोर्ट है 2019 से संबंधित आंकड़ों से संबंधित थी। हम कंप्लीट आंकड़ों की वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो कंप्लीट आंकड़ों की वीडियो आएगी जिसको देखना आप बिल्कुल भी ना भूलना। हम साथ में हमारे इसी राजस्थान के भूगोल के साथ साथ एक मैथ्स का भी प्रतिशत जो टॉपिक है उस पर भी कंटिन्यू चल रही है वीडियो, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर किसी विशेष टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप उस विशेष टॉपिक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।